Okay, hello everyone. So only 6 joinees here. Okay, no problem. So हाँ जी, PCA ने पढ़ के देखा क्या होता है PCA? Why do we need it? बाकी सब हैं? Are you there? All of you except from Karishma. Achal, Johnny, Kartikeya, Parth, Rohit, Rupa. Okay. Okay, so let's begin with PCA, where we left off yesterday. तो वहीं से शुरू करते हैं. Or shall I put some questions? Let me ask some questions up. अभी तो कुछ मेरे माइंड में नहीं आ रहा क्वेश्चन के लिए, बट ओके, एज वी मूव ऑन आई विल पुट सम क्वेश्चंस. ठीक है, सो भी लेट्स बिगिन विद पीसीए. हमने कल प्लीज ओपन दैट वर्ड फाइल. ओके, सो we did it yesterday कि this is an unsupervised dimensionality reduction technique and represent direction. जिस डायरेक्शन में हमसे हमारा डेटा सबसे ज्यादा स्प्रेड होगा उसी डायरेक्शन में हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1 बनेगा. एंड मैग्नीट्यूड, सो व्हाट डज मैग्नीट्यूड टेल? डायरेक्शन मैंने बता दिया. व्हाट डज मैग्नीट्यूड टेल? PC1 का मैग्नीट्यूड का मतलब हाँ जी, कि how much of that data, how much of the variance of that data is explained by PC1 और PC2 या जो भी मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट. सो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स कि कितना वो कवर कर पाया. डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स कितने किस डायरेक्शन स्प्रेड है डेटा का. So if principal components are created 50 rows में से या let's say 500 columns में, not rows, columns में से I'm having 2 principal components. So उसमें will they have the same kind of values? जो 50 columns में थी, will they have same kind of values? Will you be able to identify उन 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट में से कि अच्छा मेरे 49th कॉलम की कहाँ है इसमें वैल्यू, 50th कॉलम की वैल्यू कहाँ है फ्रॉम प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 and 2? Will you be able to identify जो 2 मेरे प्रिंसिपल कंपोनेंट बनेंगे out of 500 columns? No, it will not. You won't be able to find out क्योंकि वो totally different. उसके बैकएंड में जैसे कल मैंने बताया था कोवेरियंस कैलकुलेट होता है. पहले तो स्केलिंग हम करते हैं अपनी तरफ से, देन बैकएंड में पीसीए का जो एल्गोरिथम है बैकएंड में कोवेरियंस कैलकुलेट करेगा, देन आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स एंड न्यू वैल्यूज आर क्रिएटेड यूजिंग देम. कोवेरियंस क्या होता है? कोवेरियंस डायरेक्शन. इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, कोरिलेशन मेजर करेगा, लाइक कोरिलेशन हैज अ स्केल, लेकिन कोवेरियंस इट टेल्स कि या पॉजिटिवली रिलेटेड है, सिमिलर काइंड ऑफ है, लेकिन कोरिलेशन के लिए कोवेरियंस रिक्वायर्ड है कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है.
तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वो कहाँ से आएगा, वो कोवेरिएंस से कैलकुलेट होता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव अ स्केल, इट हैज अ डायरेक्शन, जैसे अभी अचल ने बोला, बट कोरिलेशन हैज अ स्केल। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स कवर मैट्रिक्स बनाता है पीसीए बैकएंड में, ठीक है। सो उसका एक अपना फॉर्मूला है। सो कोवेरिएंस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच टू रैंडम variables get changed together, or proper word, ठीक है। So this is the formula, from each individual point उसका mean subtract किया जाता है, from y उसका mean subtract किया जाता है, and n is the number of occurrences, कि आपके कितने data points है divided by that. So this is the formula for covariance. So let's assume कि हमारी p cross p एक matrix है, तो उसमें हर, जैसे I told like yesterday कि हर कॉलम का with respect to other column covariance निकाला जाता है। अच्छा, इसमें दो तरह से होता है, एक पॉपुलेशन और एक डेटा सैंपल बेस्ड। तो वो दो तरह से होता है। एमएल में n-1 इज यूज्ड, जो कोवेरिएंस है उसमें n-1 वाला यूज होता है। स्टैटिस्टिकल में बैकएंड में लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जब पीसीए का फॉर्मूला आप चेक करोगे इट विल हैव n-1, उसमें वो सैंपल वाला कोवेरिएंस लिया गया है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ 3x3 एंड इसमें हमारे तीन वेरिएबल्स है x y z, तो उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स मतलब x का कोवेरिएंस कैलकुलेट होगा विद इटसेल्फ, x का कोवेरिएंस विद y एंड x का कोवेरिएंस विद z। सिमिलरली फॉर y कॉलम y एंड कॉलम z एक प्रॉपर कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनती है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो व्हेन दिस एंड इसके बेसिस पे like if this value, if covariance of x and y is positive, it means they are positive, there is a positive linear relationship between x and y, और x और z की covariance value negative है, it means x and z are negatively related। होता है ना, हमने देखा है positively correlated, negatively correlated, that is the same thing। अगर covariance negative आता है तो मतलब negative correlation है, पॉजिटिव आता है अगर एक्स और वाई का पॉजिटिव है इट मींस पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है। इसके साथ हमेशा वन होता है, लाइक वन वन ऑन वन के साथ वन होगा। तो सेम थिंग, इफ टू वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज देन इट इज पॉजिटिव, अदरवाइज इनवर्सली है देन दे आर नेगेटिव। सो डिफरेंस बताया है, कोवेरिएंस indicates the direction of linear relationship, correlation measures both strength कि कितना है, like it computes the value and also कि positive है या negative है, ठीक है। ये हमने कर लिया था। Now उसके बाद इसके बाद eigen values and eigen vectors are calculated. I won't be doing this, I won't be calculating them, I won't be taking an example because ये पूरा statistical है, ये पूरा एक different अलग ही topic है, कैसे आइगन वैल्यूज कैलकुलेट होती है, क्या आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। सो आई बी जस्ट टेलिंग इंट्रोडक्शन अबाउट इट, आई वोंट बी कैलकुलेटिंग एंड आई विल शो, क्योंकि दिस इज कंप्लीटली स्टैटिस्टिकल, डेरिवेशंस की कहाँ से पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड सो मच ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो वंस द कोवेरिएंस मैट्रिसेस, आई जस्ट टेल द स्टेप्स की पीसीए में क्या क्या स्टेप होते हैं। So once the covariance matrix is calculated, then it computes the eigenvalues and eigenvectors using that covariance matrix. So एक तरह से eigenvector क्या होता है? There is a proper formula for that. We have a lambda value. So eigenvectors, मतलब I'll just tell the definition here, not the derivation part. If you have your like stats class, then you can go with ki how eigenvectors are derived, how eigenvalues are derived. तो उस class में you can get a more detailed explanation of these, ठीक है। So eigenvectors आपका direction define करेंगे कि where the most of the variance is, which we call like उसी direction में हमारा principal component define होगा। So eigenvector covariance direction of axis where the most variance is spread out and we call as principal component 1, जहाँ पे सबसे ज्यादा spread होगा। And eigenvalues, which give the amount of variance carried in, just simple definitions है, they give the amount of variance.
इससे आपकी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे, होके आएंगी, इससे आपका डायरेक्शन पता चलेगा, एंड दे बोथ कम टुगेदर, एंड यूजिंग बोथ दीज वैल्यूज ऑल टुगेदर वी गेट द न्यू वैल्यू. Then after that, once eigenvalues and eigenvectors are calculated by using this covariance matrix, then उसके बाद में it is ordered मतलब from highest to lowest, so that जहाँ पे जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएंस है, वेरिएंस किससे निकलेगा, वैल्यू बाय आइगन वैल्यूज, एंड किस डायरेक्शन में है वो किससे निकलेगा, आइगन वेक्टर से. सो जब आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज से वी गॉट द डायरेक्शन, वी गॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेरिएंस, उसको हम ऑर्डर करेंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, एंड उसकी जो सबसे टॉप वैल्यू होगी कि जिसमें सबसे हाईएस्ट वेरिएंस एंड द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, देन दैट कम्स आउट टू बी आवर प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1. ठीक है. सो द प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये मैंने आपको कल बता दिया था कि अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट, द लाइन दैट मैक्सिमाइजेस द वेरिएंस. जब मैंने एक्सप्लेन किया, दिस वाज ऑलरेडी कवर्ड. एंड सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट इज वो सेम सिमिलर बिहेवियर में, लेकिन सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट वो होगा कि जो लेफ्ट आउट है, विच जो प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1 केटर नहीं कर पाया, वो पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 2 उसको केटर करेगा. ठीक है. दैट इज एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, सेम थिंग. तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट 90 डिग्री. ठीक है. एंड इट अकाउंट्स फॉर द नेक्स्ट हाईएस्ट वेरिएंस. पीसी 1 ने जितना कवर किया, that was the maximum. उसके बाद जितना left out है, the second variance which was left out, which was not covered by PC1, उसको ये principal component number 2 capture करेगा, and they will be always orthogonal, perpendicular to each other. अगर फिर भी कुछ still left out रहता है तो हमारा फिर PC3 आ जाता है, and again वो भी perpendicular होगा for PC1 and PC2. ठीक है. and फिर वो जो left out variance है वो उसको capture करेगा. So ये I've told yesterday कि if this is my data, तो हम how do we capture कि किस डायरेक्शन में we should project it. अभी जैसे भी हमने पढ़ा है कि डायरेक्शन will be always जिस डायरेक्शन में मेरा स्प्रेड है, तो इसमें मेरा स्प्रेड इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 भी इसी डायरेक्शन में आएगा, सो दैट जो मैक्सिमम वेरिएंस है, मैक्सिमम स्प्रेड है डेटा का, वो कैप्चर कर पाए. ओके. So maximum spread is captured by the principal component number 1 if we plot it this way, not this way. If we plot it this way, तो इसे मेरा n dimension data 1 dimension data set पे आ गया है. And after that, whatsoever the data set is left, उसको हम भी introduce a second principal component जो मेरा left out data set data और variance को capture करेगा, so that I have those components जो मेरे complete data को understand कर पा रहे हैं. Nothing is left out, and if left out, तो हम जब बाद में देखते हैं ना, using this function, explained variance ratio, हम we can see कि कितना डेटा लेफ्ट आउट है, कितना डेटा सेट PC1 PC2 कैप्चर कर पाए. if it is less, तो we can ask for more principal components, otherwise we are good with 2 components. ठीक है. so this was all about कि how principal components are identified, what they look after, how do we look कि कौन सा component ने कितना डेटा कैप्चर किया, what are the steps जो बैकएंड में कैलकुलेट होते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए. पहले हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, मिसिंग वैल्यू डेटा ट्रीटमेंट करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को कैटेगोरिकल को डमीज बनाते हैं, देन वी स्केल दैट डेटा. आफ्टर दैट उसके बाद हम को बैकएंड में को वी डू नॉट कैलकुलेटेड, बैकएंड में पीसी जब हम पीसीए को फिट कर देंगे, बैकएंड में पीसीए की कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैलकुलेट होगी फॉर ऑल द कॉलम्स, एंड उनके रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. आइगन वैल्यूज आपका वेरिएंस कितना पर्टिकुलर कॉलम कितना स्प्रेड है, वो वैल्यूज कैलकुलेट करेगा. आइगन वेक्टर डिफाइन करेगा कि किस डायरेक्शन में स्प्रेड है, सो दैट हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में वी कैन हैव आवर फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट. सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स, नॉट फ्यू, like these are the steps which are performed in the backend of PCA, जिससे we come out with PC1 and PC2 and PC3 and so on. ठीक है. So कुछ confusion है PCA की working में, what is PCA, why do we use it, how principal component 1 is identified, how PC2 is identified.
हाँ जी, प्लीज, कोई कंफ्यूजन है? ओके, सो लेट्स I've shared that Jupyter notebook with you. Let's come on to that code and see कि कैसे are columns being reduced to one feature or two feature. तो please open up that Jupyter notebook जो मैंने over the mail आपसे share की थी. ये डेटा सेट भी मैंने आपसे शेयर किया है. ठीक है, बाकी सब ने आर यू हैविंग दिस नोटबुक, रेस्ट ऑफ यू? हाँ जी, प्लीज बताओ. नन ऑफ यू आर लाइक, आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, तब आप रिप्लाई करते हो, अदरवाइज आप रिप्लाई नहीं करते हो. Okay. So in the very first cell, I don't think anyone should have any confusion here. If still, please tell me. इसमें कोई confusion है किसी को? First cell में हमने क्या क्या import किया है और जो import किया है वो किस लिए use होता है? What is the purpose of classification report? Classification report से क्या आता है मेरा? What do we get by classification report? हाँ जी, what is classification report? ठीक है. Okay, so this is our data set. इसमें we have multiple columns and basis on the information, this is wine data set. So basis on the alcohol content, malic acid content, ash content, phenol content, flavonoids content, जो भी है एक वाइन का मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल फीचर्स उसके दिए गए, इंफॉर्मेशन पार्ट दिया गया कि ह्यू क्या है, कलर इंटेंसिटी क्या है उसकी. Then we have three kind of customers: customer category 1, customer category 2 and customer category 3. So this is a classification problem where we have to identify ki if this is these are all are the different features of wine ki मेरी wine में ये चीजें हैं इतनी quantity में, तो कौन सा customer, what kind of customers are tend to buy these kind of wine कि जहाँ पे ऐसी, जहाँ पे कुछ range, इतनी range of value, kind of customer tend to buy these wines. So kind of customer we have to predict the customer segment ki if this is the information, तो किस कौन सा customer 1 is likely to buy this kind of wine or customer 2 is likely to buy this kind of wine. ठीक है. So we have a customer segment which will be our target here, and as I've shown here कि values count, we have three kind of customers: customer 1, 2 and 3. So maximum majority हमारी customer 2 की है. The maximum occurrences
belongs to customer 2, and how many columns do we have? How do we see columns? If I want to see only the column names, how do we see that? मुझे सिर्फ columns देखने हैं. What is the command to see the column names altogether? I just want the column names. Hanji, dot columns. So when I print this customer data set dot columns, so it will give me all the respective columns of my data set. So how many columns do we have? So we have 14 columns here. Okay. And these are all our information part. And this is what we have to make prediction for. Key our basis on the alcohol content, malic content, color intensity. What will be our all rows and 12 columns. ठीक है मनीष. So इसमें I've created my, क्योंकि last column क्या है मेरा इसमें, customer segment. So either you could say this kind of as well कि -1 से पहले जितना भी है, I want all those columns. तो explicitly आपको index define करने की भी जरूरत नहीं है, and you just give -1 here. -1 ऐसे भी कर सकते हो, और इफ यू नो द इंडेक्स, आइडियली यही करना चाहिए. और इफ यू नो द इंडेक्स पता है कि कितने कॉलम है, जनरली वी गेट टू नो बाय द लेंथ कमांड. तो 0 से लेके 13 है, अपर बाउंड है. सो 0 से लेके 12 will be my X column, like X data set having all rows and 12 columns, and the 13th column, which is customer segment, will be my Y. So when I run this command and I see my X here, डॉट वैल्यू से इट केम आउट टू बी एन अरे. डॉट वैल्यूज क्या करता है, डेटा फ्रेम वाली चीज को हटा के इट विल क्रिएट एन अरे. सो दिस इज एक्स. इफ आई जस्ट डोंट पुट वैल्यूज हियर, सो दिस इज माय एक्स. ठीक है, हैविंग ऑल रोज एंड सभी कॉलम्स अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वन. एंड why should we I say we should generally before training, अगर मैंने x और y बना लिया है, so before feeding that data into algorithm, we should जैसे हम scaling करते हैं, it gives good result, we should also convert it to an array. Why? Either do this kind of values, और हम कैसे कर सकते हैं, x को x is equals to np dot array and यहाँ पे x. Why I'm saying so? Because arrays are good to work with, they are computationally fast. Although हमारे data frames pandas में भी हो सकते हैं, they are good to work with, लेकिन क्योंकि backend में calculations होती हैं, and if it is performed on array, तो arrays are fast enough to work with. इसलिए we tend to generally convert our data to an array before feeding it to our algorithm. ठीक है, so when that's why I've done values here. So इसमें पहले let's see कि do we have any missing values or not, because we didn't do that. So I'll see how do we see the missing values, or how do we see the information part? वो कैसे करेंगे हम? How do we check that? कि कहीं पे कोई categorical है, क्या है, like information, how do we get the information part? ये तो नहीं हुआ, DSCR, सॉरी, .info. डिस्क्राइब अचल कहाँ चलेगा, जब हम sklearn से डेटा सेट इंपोर्ट करते हैं ना, वो उस डेटा सेट की इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसमें वो डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो वहां पे डिस्क्राइब चल जाएगा. लेकिन यहाँ पे .info चलेगा, डिस्क्राइब नहीं चलेगा, .info चलेगा. ठीक है, so we do not have any null values. लेकिन if you are applying onto different data set, so you have to treat null values prior
अगर कोई अभी सभी फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, अगर कहीं पे कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो उसको आप पहले यू हैव टू डू द टाइप कन्वर्जन, उसको आप इंटीजर में बनाओगे. इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस मैग्नीशियम इनटू फ्लोट, हाउ विल आई डू इट? मुझे मैग्नीशियम कॉलम को फ्लोट में बनाना है, कैसे करूंगी मैं? What do I type so that magnesium column comes out to the float? What command will I have to type so that int की जगह I get a float here? How do I the type conversion? How do I do? Anji, how do we do the type conversion? No, Karthike, wrong. हाँ जी, अब सही आया as type. So if you want to do the type conversion for magnesium or for any other column, dot as type and designated जिसमें चाहिए, but इसमें I need to overwrite this column. सिर्फ ये कमांड रन करने से you see it is still integer. So in order to save this, I need to overwrite to this column. Now it is, what did I do? Now it came out to be float. How can you convert float to integer? अब magnesium क्या है मेरा? float है. So int, और mandatory नहीं, आप इसको quotes में लिखो. और let's say float again. float में आ गया magnesium. मुझे इसको वापस integer करना है. So int हो गया. I can even make it to string. str. You see, अब क्या आया है? Object. So as type और इसमें जो designated data type है वो लिख दीजिए. Okay. Clear? Can I put multiple columns all together and सभी के लिए as type? Have you ever tried doing this? कि चलो मुझे magnesium के साथ साथ ash को भी integer में लेके आना है. Were you able to do? What went wrong? You see? Let me मैं कुछ गड़बड़ कर दे. Let me import it again. No, they are getting to be object. They are not converting into integer. If I'm taking two columns all together, one by one तो हो रहा है. If I just remove this one और एक second guys. No,
So one by one, otherwise वो it is creating it to an object, so not proper way. So one by one ही करना पड़ेगा, ऐसा तो could have. ठीक है, okay. इसमें where do you think you could have outliers into this described command? In which column you can have outliers? Label encoder में it will work रूपा, क्योंकि उसमें loop लगेगा फिर. Simple as type में I was looking for. इसमें which column do you think has an outlier? हाँ जी, एक काम कर सकते हो, कैन यू मेक अ लूप सच अ वे सो दैट मुझे हर कॉलम का आई डोंट वांट टू राइट दैट कमांड इन नंबर ऑफ टाइम, डू सच काइंड ऑफ आइट्रेशन सो दैट मेरा हर कॉलम आए एंड उसके रिस्पेक्टिव अ फॉर लूप, लाइक उसके रिस्पेक्टिव मेरा बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो जाए. कैन यू डू सच काइंड ऑफ थिंग? अभी आप यू कैन सी आपके पास आ गया. सो ट्राई डूइंग की क्रिएट सच अ कमांड सो दैट आपको एक्सप्लिसिटली हर कॉलम का नाम लेके यू डोंट हैव टू plot things. You just put in a command and automatically for each column box plot is created. Try doing it. ठीक है, बाकी किसी ने किया था कभी पहले ऐसे लाइक क्रिएटिंग आइट्रेशन सो दैट ऑल ऑफ हर कॉलम का रिस्पेक्टिव बॉक्स प्लॉट बन के आ जाए, डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. हाँ जी, प्लीज बताओ, डिड एनीवन ट्राई? ओके, आपका तो हो गया अचल. Now इसमें when we see how, which column से we can just do it simple for loop की iteration है. Data set column से क्या आ जाते हैं मेरे? I get all these columns. Data set column से I get all these columns. ठीक है, तो column नहीं मेरा यहाँ से आ जाएगा. So we have to specify a plt dot figure पहले. We have to create an empty space. क्योंकि if I just plot this sns dot box plot, तो मेरा एक ही बॉक्स प्लॉट में सभी कॉलम्स का एक ही फिगर में एक बॉक्स प्लॉट बन जाएगा, बिकॉज वन फिगर इज क्रिएटेड, तो हर एक फिगर में सारे बॉक्स प्लॉट आ गए. तो इसलिए यहाँ पे पहले plt डॉट फिगर बनाया सो दैट ये प्लॉट है होने से पहले एन एम्प्टी फिगर इज क्रिएटेड जिसमें ये जाके प्लॉट हो जाए. व्हेन लूप विल आइटरेट अगेन, फिर से एक नई एम्प्टी फिगर क्रिएट होगी एंड उसमें ये बॉक्स प्लॉट दोबारा प्लॉट हो जाए. ठीक है, अगर ये नहीं करेंगे तो एक ही फिगर में सभी कॉलम्स का बॉक्स प्लॉट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वे नाउ वी सी मैलिक एसिड हैज just 3 outliers. Ash maybe we just have to, one is upper, one is lower.
सिमिलरली ऐश अल्कानिटी में फिनॉल में नहीं है. So few columns are having outliers. So PCMA को apply करने से पहले we need to treat these outliers. We need to treat the missing values. Ideally हमारा यहाँ पे data clean है, apart from the outlier thing. Type data types भी सबके float और integer है, object नहीं है. Otherwise we would have उसका भी हमें we would have created dummies for that. Either using query.dummies, get dummies, or label encoder. Okay. So I have segregated my data. We have some outliers in some of the columns. So मैंने data segregate किया है कि कुछ column I want to be as X and the last I want to be as Y. So now we have done the train test split part. क्योंकि मैंने last में linear regression लगाया है. I won't be covering this. So I would just be explaining कि how do we apply PCA. उससे पहले हम, as I told you कि scaling is important. हमें स्केल करना पड़ता है डेटा से सो दैट एवरीथिंग कम्स आउट टू बी ऑन सेम स्केल. नथिंग, मेरा डेटा इज नॉट डोमिनेटेड बाय एनी ऑफ द फीचर. तो उसके लिए भी हैव स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर, यू कैन यूज ईदर. इससे आपका यूनिट वेरिएंस जीरो मीन एंड ये आपकी जीरो से लेके 1 में आपके डेटा को श्रिंक कर देगा. ठीक है. सो दिस विल गिव यू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. दिस विल गिव यू एवरीथिंग बिटवीन 0 and 1. So I have applied here min max scaler and train like just regular हमारा fit transform. Now I've given here fit transform. Fit transform ये मैंने आपको already बताया है so that जो मेरा X train में data है उसके according the transformation. अब क्योंकि मेरी original values क्या थी, like array था. Let me just print here. Actually I need to run this before, but अभी मैं am not covering this train test split. I'll be just covering PCA above now. So this is my X train, and if I just put in 0 here, so this is my X train, her column ki respective value. Now, although it is already there, or did I run it? Did I execute this command? Yeah, these are my values. Different scale पे थी, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 1 point something, यहाँ पे 96, यहाँ पे 515, यहाँ पे 0.63. So that everything अब values different scale पे है. यहाँ का scale बहुत बड़ा है. This is minimum and this is also way less. This is also 0.63. So everything comes out to be on same scale. मेरा 515 or 12 or they do not dominate the data. 96 do not dominate the data. इसलिए we need to use the scaling part. So when I apply this min max scaler, तो ये क्या करेगा, ये क्योंकि मेरे X train की dimension क्या है, 12 है मेरी dimension, number of rows and into respective columns. So X train dot shape. ये command याद है, what did it give me? 124 rows and 13 columns. This is the dimension of my training data. So that now we are making changes to our training data. Now this will be converted to in the scale of 0 and 1 when I execute this command here. So X 0. थोड़ा boring है, but please bear. Okay, now you see everything got converted to the scale of 0 and 1, between 0 and 1, क्योंकि मैंने क्या लिया है, min max scaler. So everything is onto the scale of 0 and 1. And PCA, how do we import PCA? So PCA, हमने like data was clean, otherwise would have done data cleaning part. जो भी है missing values और type conversion और anything. उसके बाद second step क्या था हमारा, scaling, वो हमने किया है. उसके बाद third step क्या होता है, जो होता है covariance and eigen values and eigen vectors. So that is a part of PCA जो backend में it does itself. ठीक है. So we just import the PCA and backend में it calculates the covariance and eigen values वाली चीज itself. So PCA belongs to the decomposition library because it's dimensionality reduction. तो इसकी the class which belongs to is called decomposition. We just import PCA and
I told you that PCA principal component number 1, principal component number 2, वो कहाँ से आता है? That is given by this n components. If I give one more here, then my code will be, it will look for 3 components. Ideally, we just have 12 columns, so they are sufficient enough to. लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा hundreds or thousands में column है, then we would go for higher number of components. ठीक है, so we just have 12 here, तो I'm just taking 2. One will be my PC1 जो मेरा maximum variance को capture करेगा, PC2 जो second highest variance है उसको capture करेगा. So we have created an object for this PCA, and अगर वही वाला then this step, वही वाला step again, fit transform into xtrain, and we just transform this data. When I इससे पहले when I just let me print this. You see, मेरा पहले xtrain क्या था? We had 12 dimensions. अब मेरा xtrain क्या है? Just 2 dimensions. This is my principal component number 1 on the left side. Oh, sorry. So what is the shape? मेरे number of rows वही हैं 124. Columns पहले क्या थे? 13. अब मेरे columns क्या बन के आ गए? 2. क्योंकि we asked for 2 components. So my xtrain is not the same now. It has been decomposed. अब मेरे records वही हैं, लेकिन उन 13 columns से we came out with just 2 columns. So पहला is my principal component number 1, which explains maximum of my data. So इसमें you cannot find out कि ash वाले या फिर जो color वाला column था उसकी value कहाँ है. You cannot find out those values from this data. So this is kind of different data, but it is derived from these data sets by that covariance and eigenvalues and eigenvector thing. Okay, so this on the left side comes out to be my PC1, and on the right side is my PC2. Okay, similarly for X test, it will also have 2 components, PC1 and PC2. By just using fit transfer, you see how our rows got decomposed from 13 to just 2. And if I would have given only 1 here, and then let me print my xtrain. अब xtrain क्या है? Only 1, because हमने क्या बोला, मुझे सिर्फ principal component number 1 चाहिए, so it came out to be 1 here. And if I just increase it here 3, it gave me an error. So must be between 0 and min sample. So it means my data does not have enough of samples कि it can go for multiple components. ये जब आपका data set बहुत ज़्यादा होता है, ideally 2 components are enough for 60 to 70 rows. But in hundreds or thousands, we go with higher dimensions of PC. एक second, yeah, I think ये जुपिटर की बहुत बुरी बात है कि once a thing is executed, now let me give a different name so that every time I don't overwrite it. And this comes out to be xtrain 3. Okay, so we have gotten 2 components here. Now, which I explained कि explained variance वाला part कि कौन सा component कितना variance explain कर पा रहा है. So how do we get that? So इसमें we have the function called explained variance ratio, and we just we are storing it here. When you see explained variance ratio, this is for principal component 1 and this is for principal component 2. So 42% of the variation was captured by PC1 and 17% was captured by PC2. Not much. So still data is left out here. How do I get the sum of all these? How can I get the sum of all these? What should I write कि मेरा explained variance में ये values ना आके total sum आ जाए? What should I write? What command should I write here? I want to have the sum of all these values.
How can I get the sum? Dot sum. ठीक है. Dot sum, or you could have used np dot sum. Either will work. ठीक है. So by this, क्योंकि array है, so with this it will work. So 68% of the variation was explained. It comes out to be 476. Did I, like, we have not done. Ideally, we are increasing the columns, but then what came out to be used? See, 13 columns are not that big कि हम PC लगाएं, but just to show the implementation part. When I'm using 8 columns, I'm taking out 8 features, then 92% of the variation is captured. इसमें try doing that outlier treatment and then see कि कितने components में how much of that variation is captured, क्योंकि इसमें outlier भी है ना. outlier करने से आपका जो direction है variance का वो भी effect होगा. अगर आपका, if you are having outlier, for example, coming on to this one here, एक second. So coming on to this one here, अगर मेरे outliers हैं तो some मेरा जो data क्या होगा, मेरा data बहुत scattered होगा. Why is it not giving me proper performance? Because I'm having outliers. मेरा कोई outlier यहाँ है, कोई outlier यहाँ है, कुछ outliers यहाँ है, negative में है. So you know my data की I'm not getting a proper direction. Either most of कुछ columns में outliers है, कुछ में नहीं है. But since outlier treatment is not done here, so if I'm, let's assume I'm having outliers here, some here, तो मेरा PC1 इसको तो कैप्चर कर पा रहा है, बट सी द आउटलायर थिंग, क्योंकि आउटलायर है तो दे आर फार अवे फ्रॉम द रेगुलर डेटा वेरिएंस वाला पार्ट. सो इनका जो वेरिएशन है दैट इज नॉट कैप्चर्ड. तो मैंने PC2 लगाया, बट स्टिल सम ऑफ द आउटलायर्स वर लेफ्ट. तो उनके लिए, बिकॉज जब हम PC प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इंक्रीज करते गए तो आउटलायर्स है, देन यू नो दोज कंपोनेंट्स वर कैप्चर्ड with increasing number of principal components. अगर मेरा outlier treatment होता तो we would have a skewed data कि उस specific variance में ही मेरा सारा data set cover हो जाता. क्योंकि outlier treatment नहीं है, इसलिए while increasing the number of components, data that capturing thing increasing. कि why are we facing this problem कि when I'm giving this n components as 8, तो 92% of my data is explained. When I'm doing with less number of components, अगर मैं यहाँ सिर्फ 2 लेती हूँ, so it's only 60%. ये reason समझ में आया? Why is it behaving so? Because we have outliers and outliers they are scattered, तो उससे मेरा variance बहुत ज़्यादा, like the variance thing is increased. And when the variance is high, तो I would need more principal components so that वो उस variance को capture कर पाएं. And are you able to understand why only 60% of that data is explained or is captured by these two components? Why not more? प्लीज टेल मी. ओनली करिश्मा इज रिस्पॉन्डेड. समझ आया है तो आया, नहीं आया तो बताओ नहीं आया. एटलीस्ट रिप्लाई. कार्तिक, आपको समझ में आया why this is not giving me, why 2 components are not sufficient enough to cater the complete variance? कार्तिक, are you there? मनीष, आपको समझ में आया? मनीष, ऋषभ, रोहित, संचित.
ठीक है, why don't you reply multiple times, like why don't you reply then? ऋषभ आपको, अचल, प्लीज थोड़ा सा एफर्ट कर लो यहाँ पे बताने के लिए प्लीज। थोड़ा है बोरिंग बट the way it is. Now we have a plot called scree plot. See, you will find this term जब भी आप PCA देखोगे, you will find a term called scree plot. तो scree plot क्या होता है? That is when we plot this explained variance ratio kind of thing. कि कौन सा you know what how many principal या which principal component explained how much of the variance. So जब उसको हम plot करते हैं, that comes out to be a scree plot. जैसे elbow method क्या था? elbow method क्या था हमारा? What was our elbow method? नहीं रूपा, वही तो मैंने समझाया है कि why after increasing number of components मेरा percentage of data capture क्यों increase हो रहा है, वही तो मैंने बताया, क्योंकि मेरे में outlier treatment नहीं किया है मैंने, और जो मैंने outlier treatment नहीं किया है, तो when I'm coming, एक second, when we look for principal components की when we look for कि मेरा ये PC1 है, ये मेरे डेटा को कैप्चर करेगा, क्योंकि इसमें मेरा डेटा क्या आउटलायर्स ट्रीटेड है, लेकिन क्योंकि मेरे डेटा में आउटलायर्स है, तो वी हैव सम काइंड ऑफ डेटा पॉइंट्स कि कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ नेगेटिव साइड है, कुछ इधर है, द डेटा इज नॉट, उसमें एक प्रॉपर वेरिएंस नहीं है, तो दैट इज वाई PC1 कैन नॉट कैप्चर द कंप्लीट डिटेल्स। इसलिए मैंने PC2 ऐड किया तो भी कुछ वेरिएशन फिर भी रह गई, PC3 ऐड किया तो कुछ वेरिएशन कैप्चर हुई, PC4 किया तो कुछ वेरिएशन कैप्चर, क्योंकि मैं जितने PC प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इंक्रीज रही हूँ उतने ही वो जाके आउटलायर्स को रीच आउट कर रहा है, क्योंकि मेरे डेटा में आउटलायर्स हैं। इफ यू ट्रीट दीज आउटलायर्स, तो आपका जो रेगुलर जो आपका डेटा है दैट विल हैव फिक्स काइंड ऑफ, उसका कुछ एक स्पेसिफिक वेरिएंस होगा, लेट्स से दिस इज ट्रीटेड डेटा, तो इसका कुछ इतना स्पेसिफिक वेरिएंस होगा, तो उस केस में PC प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, 2 और 3 दे आर सफिशिएंट इनफ टू कैप्चर द वेरिएंस। आउटलायर्स की वजह से हमें PC प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इंक्रीज करने पे ही दिस वाज गेटिंग इंक्रीज्ड, ठीक है, क्योंकि आउटलायर्स 8 किया तो मेरा ये इंक्रीज हुआ, 2 पे ओनली 60% ऑफ द वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड बिकॉज आउटलायर्स थे, तो दैट इज व्हाई इट वाज नॉट एबल टू कैप्चर दोज आउटलायर्स, उनकी वेरिएंस ज्यादा थी, इसलिए PC1 वाज नॉट सफिशिएंट इनफ। इसलिए मैं 13 या 12 कर दूंगी, इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या उतना ज्यादा दे विल रीच आउट टू माय डेटा। तभी मैंने बोला डेटा मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर ट्रीटमेंट, डमी वेरिएबल, वो डेटा क्लीनिंग रिक्वायर्ड है बिफोर फिटिंग द डेटा इनटू PCA। स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायर्ड है, सो दैट स्टैंडर्डाइजेशन क्यों की, सो दैट एवरीथिंग इज ऑन टू द सेम रेंज। अगर मेरी एक वैल्यू 5, जैसे हमने यहाँ देखा था, एक वैल्यू 500 थी, एक वैल्यू 96 थी, तो क्या उससे वुड हैव अ सेम वेरिएंस? नहीं, उससे भी मेरा वेरिएंस बहुत ज्यादा फैलेगा, क्योंकि कुछ वैल्यूज 500 के रेंज पे है, कुछ वैल्यूज 0.63 के रेंज पे है, तो वेरिएंस मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट उनका वेरिएंस को कैप्चर कर ही नहीं पाएगा। मुझे जैसे अभी हमें रिक्वायरमेंट हो रही है, लाइक जितने ज्यादा बढ़ा रहे कंपोनेंट तब कैप्चर कर पाए, तो वो प्रॉब्लम तभी भी आती है अगर हम स्केल नहीं करेंगे, तो वैल्यूज हमारी डिफरेंट स्केल पे है, तो वेरिएंस बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, तो PC कैन नॉट कैप्चर दैट। इसलिए हमने पहले स्केलिंग की, सॉरी डेटा क्लीनिंग करना जरूरी है, उसके बाद स्केलिंग करना भी जरूरी है, सो दैट the PCA works properly on that data. Okay, so those are mandatory steps before applying PCA onto a data set. ठीक है, so I asked for elbow method, determine optimal number of clusters. ठीक है रोहित, हाँ जी, जैसे जैसे हमारा एल्बो मेथड होता है, हम क्लस्टर्स फाइंड आउट करने की क्या व्हाट वैल्यू ऑफ के शुड बी टेकन, इसको हम KNN में भी लगा सकते हैं कि व्हाट वैल्यू फॉर नियरेस्ट नेबर्स, हमें क्लस्टर के केस में कितने क्लस्टर बनाने चाहिए, KNN के केस में कितने नंबर ऑफ नेबर्स लेने चाहिए, सो इट इज यूज्ड
जब हम ना वी मेक अ प्लॉट टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के, तो इसी केस में हम पीसीए में कि कौन से कंपोनेंट ने कितना वेरिएशन एक्सप्लेन किया, तो जब उसका हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम स्क्री प्लॉट बोल देते हैं, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी अ स्क्री प्लॉट, पीसीए स्क्री प्लॉट। सो उसमें हम क्या प्लॉट करेंगे, ये एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो वाली चीज ही हम प्लॉट करते हैं। सो जस्ट उसमें दैट इज मैटप्लॉटलिब थिंग, अदरवाइज दिस इज व्हाट विल बी प्लॉटिंग, इसको बस हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, ओके। सो कमिंग हियर, ये मेरी कमांड है, वेरिएंस रेशियो को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई, लेट्स से इफ आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग इट विद 100 हियर, what kind of graph I have, it is in points, so that I have a particular proper integer values, इसलिए आप multiplied with 100, so that 40% है, 60% है, जितना भी आ रहा है, those values are properly plotted here, ठीक है। डेसिमल प्लेस टू कंट्रोल दैट प्रिसीजन वैल्यू, जैसे यहाँ पे 4235 है ना, दिस इज जस्ट टू कंट्रोल द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सो ये मेरा किस में स्टोर हो गया, परसेंट वेरिएंस में। सो व्हेन आई जस्ट प्रिंट हियर, you see this has came out to be for 2 decimal places. I could have taken 0, तो वो complete integer आ जाएगा 42.18, okay. Now ये मेरे respective columns है, what columns to plot, this is the location where I want to plot it. I want to plot this on PC1 on 0 value of x, and I want to plot PC2 on second. If I just increase it, let's say इसको मैं 5 कर देती हूँ, there will be a huge gap onto my PC1 and PC2. So this is something, एक component है कि where you want these graphs to be. होता है ना कि x पे 0 1 2 3 scale है, तो I want my PC1 to be plotted on the scale of 0, and I want PC2 to be plotted on the scale of 5. If I do it 3, if I just do it 1, they'll be much closer, ठीक है। सो ये सिर्फ 0 1 का वही मतलब है, किस स्केल पे आप इसको प्लॉट करना चाहते हो। अगर मैं 10 कर दूंगी, the distance between them will be much, they are far away now. So this is just the scale, यहाँ पे 0 है मेरा और यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, that's it. So 0 and 2. Now height say what I'm referring to, percent variance. What do we mean by height? What should be the height of these bar graph? तो मेरी हाइट कहाँ से आएगी, जो मेरे परसेंट वेरिएंस है। पहले PC1 की हाइट कितनी होनी चाहिए, एज पर दिस। PC2 की हाइट कितनी होनी चाहिए, एज पर दिस 17.66। जितनी मेरी वैल्यूज है उसी अकॉर्डिंग आई शुड हैव, इसमें यू कुड प्लॉट Seaborn, you could pick the value, लेकिन different I've used matplotlib here. टिक लेबल्स, व्हाट आर योर टिक लेबल, जो मेरे कॉलम है। टिक लेबल का क्या मतलब है, ये आप जो एक्स एक्सिस पे इसका क्या नाम है, दिस इज PC1, दिस इज PC2, इट इज कमिंग फ्रॉम दीज कॉलम्स, क्योंकि मैंने यहाँ टिक लेबल बोला है कॉलम, ओके। देन आई एम जस्ट प्लॉटिंग वाई लेबल, कि वाई लेबल पे क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी रिटन हियर, प्रिंसिपल परसेंट ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन। एक्स लेबल, टाइटल, शो, एंड इसको मैं हटा देती हूँ। So more of the customization can be done. Matplotlib में बहुत सारी customizations available हैं, but this is just plotting a simple graph here. So this comes out to be our PCA, where we came up with two components out of these 13 components. Okay. So this was the implementation, ki how do we implement PCA onto in Python code. So any confusion here? Or if I just take all rows and 0 column. So this is my complete PC1, principal component 1. ठीक है, क्योंकि मैंने सभी rows ली है and column लिया है, and if I take for another column, ठीक है, so just if I take for another one, it will be 1 here. This is my PC2.
नाउ यू कैन नॉट डिराइव दोज वैल्यूज की जो मेरे 13 कॉलम्स थे उनकी क्या वैल्यू किस टाइम पे क्या रही थी. वी कैन नॉट, वंस दे आर डिकम्पोज्ड यू कैन नॉट, you cannot get back the original values. If you have overwritten them, you cannot get back the original values. These are new values which are computed by that covariance eigenvalues and eigenvector thing. So new matrices have been formed by using those statistical calculations. Okay. So this came out to be a scree plot, and we trained it. I have already seen it. Okay. So any confusion in PCA? Okay, so let's have a break of 5 to 6 minutes, and then we'll start with naive-based classifier. Explain how that classifier works, how things are computed, and then we shall begin with that. Okay, let me just leave a note here. Let me actually control it. Okay.
Okay, so I have shared this PPT. I've shared a PPT with you on your mail ID. Please check your mail, and then that's for knife base. Then we shall begin with knife base here. So yeah, okay. So I've shared this PPT with you. So has everyone everyone having this PPT? Okay, let's assume. So knife base is supervised machine learning algorithm. When we talk about supervised, उसका मतलब क्या है? That with respect to features, we have a specific target column, जिसको using those features and the target हम अपना model train करते हैं and we make predictions. तो knife base is a classification algorithm. Classification as in जब we have 2, 3 or 4 classes and we have to make predictions for those classes. So knife base is a classification problem and is a supervised algorithm. ठीक है, सो ये वर्क करता है प्रोबेबिलिटी बेस पे. इसमें बैकएंड में प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू हैपन और नॉट हैपन. सो इसका एक रिस्पेक्टिव फॉर्मूला है. सो व्हेन कमिंग ऑन टू स्लाइड नंबर 2 हियर, so is a probabilistic machine learning model that is used for classification tasks. So this is इससे पहले I'll take you to one example. अभी आप इस पे confuse हो जाओगे. Let's just come to this example so that you have a good understanding. So that उसके बाद आप समझ सकते हो. Now let's assume this is our example. As I told you, probability based है, probability पे काम करेगा. Now this is our data where we have outlook कि हमारा weather कैसा है, rainy है, overcast है, windy है, sunny है, क्या है, temperature hot है, mild, cool, ह्यूमिडिटी क्या है, हाई ह्यूमिडिटी है या नॉर्मल ह्यूमिडिटी है. ठीक है, देन विंडी है या विंडी नहीं है, ट्रू या फॉल्स. एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसकी, प्लेइंग गोल्फ और नॉट, कि वेदर वी विल बी एबल टू प्ले गोल्फ और नॉट. तो एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई. तो इसमें मेरे फीचर्स क्या होंगे, व्हाट विल बी आवर फीचर्स इफ आई use knife based onto this data? So what will be my features? My features will be outlook, temperature, humidity and wind, and my target will be playing golf or not. My target can be windy or true and false. My हम target कोई भी ले सकते हैं, but as per this problem, playing की whether we will be able to play golf or not basis on this information कि अगर मेरा temperature hot है, rainy है और humidity high है और windy है, तो whether we'll be able to play golf or not. तो classification problem होगी, yes or no. तो इसमें we have to calculate the probabilities. So उससे पहले this is the probability table where we have calculated the different probabilities. So probability of playing golf when, so हर individual column की probability calculate होती है. Let's say मेरा scenario है rainy, hot, high and false. तो हर individual column की probability calculate होगी with respect to all the values. जैसे talking about जो मेरा कौन सा कॉलम है, ये आउटलुक. ठीक है, एक्चुअली मैं इस स्लाइड को, इनफैक्ट इस स्लाइड को मैं ऊपर लेके आऊंगी. द फिफ्थ स्लाइड विल कम आउट विद द फोर्थ वन. ठीक है, सो व्हेन टॉकिंग अबाउट माय आउटलुक कॉलम हियर, मेरे आउटलुक में तीन यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी हैं. सो व्हाट आर माय 3 यूनिक वैल्यूज हियर? वन इज रेनी, वन इज ओवरकास्ट एंड वन इज सनी. ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर में हॉट है, माइल्ड है एंड कूल है.
प्रोबेबिलिटी निकालूंगी कि इफ इट वाज रेनी, इफ इट वाज ओवरकास्ट, इफ इट वाज सनी। ऐसे ही टेम्परेचर कॉलम की इफ इट वाज हॉट, इफ इट वाज माइल्ड, इफ इट वाज कूलर, सिमिलर फॉर ह्यूमिडिटी एंड विंड। हर एक की प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि अगर ये सब चीजें हैं देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग गोल्फ, एंड अगर ये सब चीजें हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्लेइंग गोल्फ। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी फॉर एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड हियर। So that is what we have done in the next slide. So this is my outlook column. Outlook में मेरे तीन instances थे, sunny, overcast and rainy. तो you आप अपने screen पे go back to that PPT. So इससे पहले वाले ना जिसमें we have complete this one, go on to this one. इसमें you will be, आपको थोड़ा ज़्यादा, you just be on this screen and I'll explain on this screen so that you can verify. ठीक है? So हमारे sunny के instances when we are playing golf, when the playing golf is yes. हमारे sunny के instances you will find that we have 3 instances for sunny when we are playing golf, and for no, that when we are not playing golf we have 2 instances. So 3 for playing golf and 2 for not playing golf. So when we just come here, so if sunny, हमारे sunny के total instances कितने हैं? 1, 2, 3, 4 and 5. Sunny के कितने instances हो गई? 5. Out of this 5, how many times do we play golf? 1, 2 and 3. So 3 times we are playing golf, and how many times we are not playing golf? 1 and the 2. So 2 instances हो गए that we are not playing golf, and 3 instances that we are playing golf when the weather is sunny. ठीक है, तो अब मेरे पास सनी की प्रोबेबिलिटी आ गई है विद बोथ प्लेइंग गोल्फ एंड नॉट प्लेइंग गोल्फ. तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी हियर? ये occurrences है 3 times sunny and playing golf, 2 times sunny and not playing golf. So what will be the probability? The total occurrences of yes in my play golf is 9. तो हम यही तो निकालेंगे ना, what is the probability of sunny when the person will play golf. कि जब weather sunny है तो कितने time person will play golf. तो person will play golf means yes, so that when you count into your that data you will have 9 occurrences where you play golf. So playing golf, 1, 2, 3, 4. You see, we have just these 9 occurrences. Total मेरी 14 है, and out of these 9 are when the person plays golf, be it sunny, windy या कुछ भी. Total probability, total score कितना हो गया when playing golf? 9, and when not playing golf, it came out to be 5, क्योंकि total instances मेरे 14 हैं. ठीक है, so हमें probability निकालनी है कि जब weather sunny है उस time पे प्ले करने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो वी वुड नीड द 9 हियर, क्योंकि प्लेइंग की प्रोबेबिलिटी टोटल, प्लेइंग का टोटल स्कोर क्या था? 9, एंड सनी में खेलने की सनी, लाइक व्हेन इट वाज सनी एंड द पर्सन प्लेड, उतने इंस्टेंसेस कितने थे? 3. सो 3/9 विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी व्हेन द वेदर वाज सनी एंड द पर्सन प्लेड गोल्फ. करेक्ट, क्योंकि 3 इंस्टेंसेस है ऐसे जिसमें द पर्सन प्लेड गोल्फ व्हेन द वेदर वाज सनी. 9 इसलिए डिवाइड किया क्योंकि टोटल yes के इंस्टेंसेस है 9. Similarly, when the person did not play golf when it was sunny, तो 2 इंस्टेंसेस है और टोटल नो के occurrences कितने हैं? 5. So 2 divided by 5 will give me कि what is the probability when the person did not play golf when it was sunny. So ये समझ में आया? What is this 3/9? What is this 2/5? इसमें कोई confusion है? ठीक है, तो सिमिलरली हर रिस्पेक्टिव कॉलम में उसकी इंडिविजुअल वैल्यू के साथ हमारी प्रोबेबिलिटी स्कोर कैलकुलेट होगा. तो ओवरकास्ट के हमारे occurrences थे 4, दैट when the weather is kind of like overcast है, like if you have overcast, तो उस time पे how many occurrences do we have when the person played golf? So we have 4 when the outlook was overcasted and person played golf, and there are no instances when the person did not play golf, so 0. So these are the probabilities.
total instances divide by total instances of yes, total instances divide by total instances of no. Similarly for rainy, 2 divide by 9 and 3 divide by 5. ऐसे ही रिस्पेक्टिव हर कॉलम की हम प्रोबेबिलिटी स्कोर कैलकुलेट करेंगे फॉर बोथ प्लेइंग गोल्फ एंड नॉट प्लेइंग गोल्फ. ठीक है, ये है मेरा प्लेइंग गोल्फ एंड ये है मेरा फॉर नॉट प्लेइंग गोल्फ विद यू नो इन कितने टाइम क्या चीज अकर हुई है. So similarly, it is done for all these. For temperature, we have hot, mild and cold. उनके respective कितने time क्या चीज occur हुई है. When it was cooler, only one instance was there that the person did not play golf. तो उसकी probability 1/5 होगी. See, no की probability हमेशा divide by 5 होगी क्योंकि total data में मेरे no के occurrences ही 5 है. So it will be always divided by 5. And yes की probability हमेशा it will be always divided by 9 because total occurrences मेरे yes के 9 हैं. Okay. So individual हमने probability calculate की. Now coming on to the next this one. Now we have to find out कि what is the probability that the person will play if the weather is sunny. If the weather is sunny, so what is the probability that the person will play? So iska now come on to this slide here. So X will be my sunny here. I'm trying to write. See, इसमें क्या होगा, हमें क्या find out करना था. What will be the probability when the weather is sunny and the person is playing golf? तो probability of when the weather is sunny, तो sunny is this X value. कि जब मेरा weather sunny है, when we have a sun, assume this is a sun. So when the weather is sunny, the person is playing golf. So person is playing golf. उसकी probability निकलेगी. We can calculate that probability. उसके बाद we have to multiply that probability with the probability of yes. क्योंकि हमारा क्या था that the weather is sunny and the person is playing golf. तो मेरे जो sunny के instances थे, I think they were 3 divided by 9 था कुछ ऐसे. Total occurrences of yes and it was sunny, तो person ने कितने time golf play किया into total instances of yes कि कितने time मेरा yes है. So what will be that? It will be multiplied and divided by total instances of sunny. ठीक है. So this is the formula जो naive based algorithm है जो pattern में इस पे probabilities लगाता है and they are multiplied. Now एक बार come on to this, it will be more clear. We have to calculate कि what is the probability of playing when the weather is sunny. This is the question. What is the probability? X by C. तो X क्या हो गया? X is sunny and C क्या हो गया? That the person is playing golf. तो we'll put this into formula. तो हमारा formula क्या है? Px by C into PC. When you see that screen up, when you go back to that PPT number 1, what it is? Px by C into PC divided by X. So what is my Px by C? That when the weather is sunny and the person is playing golf. ये क्या हो गया मेरा Px by C. अब इसके रिस्पेक्टिव में into PC क्या है? C क्या है मेरा? Yes. तो what is the probability of playing golf, like playing golf all the time, be it anything. तो probability total yes की, as I told you, yes के कितने instances हैं? 9 and total data की कितने instances है? 14. When you just count all those rows, जब आप ये count करोगे here, this one, all these records are 14 and इसमें 9 occurrences थे yes के, तो 9 की probability क्या होगी? What will be the probability of 9 out of this 14? मेरे total data points है 14, उसमें yes has come out of 9 times, तो 9 की probability क्या है? What is the probability of 9 here in this data? Yes is having 9 times, total data points मेरे 14 हैं, तो मेरी yes की probability क्या होगी?
what as बाकी सब के according what will be the probability of playing golf out of this total data set? Only Manish has responded. बाकी सब के according what will be the probability of playing golf? Beat with anything, लेकिन बस प्लेइंग गोल्फ है, गोल्फ प्ले किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे डेटा सेट में? नाइन बाई 14, ठीक है, और नॉट प्लेइंग गोल्फ विल बी 5 बाई 14. तो वही चीज हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे. दैट प्रोबेबिलिटी इट वॉज सनी एंड पर्सन प्लेड गोल्फ. तो इसकी टोटल अकरेंसेस क्या थे? 3/9 हमने कैलकुलेट किया था ना पीछे, 3/9 कि 3 इंस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे पर्सन हैज प्लेड एंड इट वाज सनी, क्योंकि 9 के अकरेंसेस क्या है, सॉरी यस के अकरेंसेस, यस के ओनली यस के अकरेंसेस है 9. टोटल डेटा सेट है 14, लेकिन यस उसमें से कितनी बार आया है? 9. और उसमें से सनी कितनी बार था? सनी 3 बार था ना, और यस की टोटल अकरेंसेस थे 9. तो 3/9 मेरी प्रोबेबिलिटी होगी कि जब सनी था और पर्सन हैज प्लेड गोल्फ. सो 3/9 इज दिस प्रोबेबिलिटी. सो इट केम आउट टू बी 0.33. ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये हो गया मेरा पी एक्स बाई सी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पी सी से. दैट इज व्हाट इज माई सी हियर? द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग गोल्फ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग गोल्फ क्या है? 9/14. दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग गोल्फ, which came out to be 0.64. ठीक है, देन उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? px से. when you go back to that formula, px by c into pc and divide by px. तो px क्या है? probability of sunny, कि कितने टाइम मेरा डेटा सनी रहा है, like how many times it was sunny. So if we come back to this data, what is how many times we had sunny data, even if we played golf or not? What is the probability when the data had sunny, even if we played golf or not? सनी की प्रोबेबिलिटी क्या है इस डेटा सेट में? हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी? 5/14, क्योंकि मेरे सनी के कितने इंस्टांसेस हैं? 3 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, इवन इफ वी प्लेड गोल्फ और नॉट, बट सिर्फ सनी की प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 5/14. तो इन सबको अब इंडिविजुअल हम फॉर्मूला में पुट अप कर देते हैं. दैट इज person played golf when it was sunny multiplied by the probability when the person has always played golf divided by the probability that when it was sunny, कि golf play किया नहीं किया, इन सबको फॉर्मूला में पुट अप किया. ठीक है, so what was 0.33? that when the weather is sunny and the person is playing golf, so it was 0.33 into probability of playing golf, beat any kind of weather, लेकिन play golf कितने बार play किया? 0.64. that is multiplied here. and इनको किससे डिवाइड किया? वेदर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या था कि जब सनी है तो पर्सन ने कितने टाइम गोल्फ प्ले किया. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, वेदर द पर्सन हैज प्लेड और नॉट. सनी की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या थी, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया. सो व्हाट इट केम आउट टू बी 0.60 when the person has played golf. इसमें गोल्फ प्ले किया गया है. Any confusion how this 0.60 is calculated? ये क्लियर हुआ 0.60 कैसे कैलकुलेट हुआ? क्योंकि हमारी 2 क्लासेस है, यस और नो. अगर तीसरा भी कुछ होता, यस, नो और मे बी, तो फिर हम एक प्रोबेबिलिटी यस के लिए कैलकुलेट करते, एक प्रोबेबिलिटी नो के लिए कैलकुलेट करते, और तीसरी प्रोबेबिलिटी जो मेरा मे बी कॉलम होता उसके लिए कैलकुलेट करते. लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं. that when the person has played golf
when it was sunny. इसमें हमारा मेन अकरेंस है कि द पर्सन हैज ऑलवेज प्लेड गोल्फ. सी अगर आप जैसे यहाँ पे लिखा है ना पी एस बाई, अगर पी एस बाई सनी करोगे तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. इंटरप्रिटेशन वही है लेकिन ये फॉर्मूला विल चेंज. नाउ इसमें बिकॉज एज पर द फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या है हियर, एक सेकेंड. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, पी एक्स बाई सी, जो मेरा अकरेंस है x, उसकी हम टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे. अगर मैं अकरेंस लेती हूँ यस की, आई जस्ट वांट टू सी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलवेज प्लेइंग बी इट सनी और एनी अदर वेदर, तो उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग विल कम बिलो. वो फॉर्मूलाज में आपकी वैल्यूज उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी. अगर इफ आई एम लुकिंग फॉर की ओनली फॉर सनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग, तो मेरा सनी के अकरेंसेस आएंगे नीचे. इफ आई एम लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी की पर्सन विल ऑलवेज प्ले व्हेन इट इज सनी, इट विल ऑलवेज प्ले, तो जो नीचे the occurrences for always play will come, that is the occurrences for yes will always come at that time. तो सिमिलर, ठीक है मनीष, क्लियर हुआ या अभी भी हैविंग सम डाउट? ठीक है. सो दो इंस्टांसेस थे येस और नो, तो येस की मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुई. सी जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं एल्गोरिथम्स बैकएंड में, प्रोबेबिलिटी सी क्लासिफाई कैसे करोगे, कैसे वैल्यू निकलेंगी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है कि अगर उस थ्रेश, अभी तो वी कैन, जैसे हमने पहले भी किया था, वी कैन डिफाइन आवर ओन थ्रेशोल्ड एंड सी की किस थ्रेशोल्ड पे आई कैन लिमिट एंड चेंज द वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्शन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी बैकएंड में थ्रेशोल्ड कैलकुलेट होता है, और नाइव बेस्ड प्रोबेबिलिटी पे कैलकुलेट करता है तो प्रोबेबिलिटी स्कोर कैलकुलेट हुआ है. सो सिमिलरली दो क्लास है तो येस का प्रोबेबिलिटी स्कोर कैलकुलेट हुआ. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी स्कोर ऑफ 9, तो जिसमें द मैक्सिमम, जिसका स्कोर मैक्सिमम होगा दैट कम्स आउट टू बी आवर टारगेट क्लास, कि वो हमारा प्रेडिक्शन हो जाएगा. नाउ दिस वाज फॉर येस. नाउ when it is sunny, उस टाइम like what is the probability the person has not played golf. तो सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की 3/9, तो सिमिलरली वही वाली चीज, द प्रोबेबिलिटी व्हेन इट वाज सनी एंड पर्सन डिड नॉट प्ले गोल्फ, इट वाज 2/5, ये वाली चीज, इट वाज 2/5, सो 0.4. फॉर्मूला वही है, बस अब इसमें हमने पहले यस के इंस्टांसेस लिए थे क्योंकि वी वर लुकिंग फॉर देन दैट व्हेन द पर्सन हैज प्लेड गोल्फ, क्योंकि हमने यस की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी. अब हमने नो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सनी का भी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी 0.36, बिकॉज सनी के अकरेंसेस आर नॉट चेंज्ड. सॉरी 0.36 दिस वन, बिकॉज सनी के जितने मेरे 5 अकरेंसेस पहले थे वो अभी भी रहेंगे, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ येस और नो. येस और नो पे ये डिपेंड करेगा, बट दिस इज टोटल अकरेंसेस ऑफ सनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ येस और नो. ठीक है. नाउ व्हेन द वेदर वाज सनी एंड स्कोर आया, क्योंकि मेरे 2 अकरेंस थे आउट ऑफ 5 व्हेन अ पर्सन डिड नॉट प्ले गोल्फ, सो इट केम आउट टू बी 0.4. अब इसमें हमने पहले क्या मल्टीप्लाई किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ येस व्हिच वाज 9/14. अब हमने नो के साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, so we'll multiply the probability of no, that is 5/14. now formula में हमारी values change हो गई है. now this is the probability when it was sunny and person played golf, so 0.4 as per this into probability of not playing golf, जो हमारे पहले आई थी ना 9/14 की, beat any kind of weather person has played golf. now beat any kind of weather person has not played golf, that is 5/14. अब उसकी प्रोबेबिलिटी हमने मल्टीप्लाई की है, डिवाइडेड बाय दिस विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगी, बिकॉज दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी, कि हमेशा जो मेरी सनी की प्रोबेबिलिटी रही है वो वाली चीज, and it came out to be 0.40. now as per this is maximum, this is greater than 0.60 is greater than 0.40. तो इस केस में जो मॉडल हमारी प्रेडिक्शन करेगा will be this one, positive class, that the person will play golf if only considering sunny, if only taking sunny into consideration. अगर if I say now
इफ आई से नाउ कि अभी जैसे हमने सिर्फ सनी को कंसिडर किया, लेट मी इरेज ऑल दिस. इफ आई से कि when the outlook was rainy and temperature was hot and it was humid and it was windy, तो what will be the probability कि person will play. अभी तो सिर्फ हमने एक को लिया ना कंसिडरेशन में, सिर्फ सनी को लिया. अब मेरे पास ये चारों इंस्टांसेस हैं, मैं ये चारों इनपुट है. अब मेरे पास ये चारों इनपुट है, इन चारों को कंसिडर करना है, इन चारों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि whether the person will play golf or not. So how it can be calculated? हम पहले रेनी की प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने क्या किया था, सनी लाइक जब हमने सनी के साथ कैलकुलेट किया प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल प्ले और नॉट, वी हैव कैलकुलेटेड दिस वन. ऐसे ही हम रेनी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रेनी, let me write it down with. So what do we have to calculate here? एक सेकेंड, लेट मी राइट दैट थिंग, पेन से तो आई कांट. So it was rainy, and what else it was? Hot, high, and false. So इसमें we have to find out the probability कि what will be the probability whether the person will play golf or not. इस केस में what we'll do? इस केस में first of all we'll calculate the probability of being rainy. तो rainy की क्या probability रही है? If I just come up here, when हम जैसे हमने सनी के लिए निकाला ना कि एक बार yes की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर एक बार no की प्रोबेबिलिटी निकाली, और जिसका स्कोर ज्यादा था दैट कम्स आउट टू बी अ टारगेट. तो यही अप्रोच अब हम इस जो हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर ये चारों इंस्टांसेस हैं तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि गोल्फ प्ले होगा या नहीं होगा. तो रेनी के व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी, अभी हम सिर्फ पहले yes के साथ चेक करेंगे, ओनली फॉर yes. ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, विल टेक आउट द प्रोबेबिलिटीज. So what is the probability when the person has played golf and it was raining? 2 by 9. Agree? What is the probability when the person has played golf and it was raining? हाँ जी, प्लीज बताओ. Probability when it was rainy and person has played golf. तो क्या probability score है? हाँ जी, am I audible to all? Are you all there? Are you there, all of you? No one is replying. तो प्लीज बताओ ना, ऋषभ, संचित, रूपा, करिश्मा, मनीष, रोहित. ओनली 4 पीपल. क्या हो गया, सभी क्यों चले गए, व्हाट हैपेंड? इज द क्लास गेटिंग टू, बहुत बोरिंग हो गई है क्या क्लास? सिर्फ 4 लोग हैं.
If it is getting boring, then we can wind it up and we can start again. We can, we can start it in next class. अगर बहुत boring लग रहा है तो, because only 4 लोग, I'm amazed to see only 4 लोग. Shall I continue, या shall I start it in next class if you find this class is going boring? Okay, so let's calculate a probability. Ma'am, I'm asking questions, nobody is replying. I don't know, internet problem हो सकता है genuinely. बट उससे फिर मुझे नहीं पता चलता कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इवन इफ यू ऑल आर देयर और नॉट. हाँ जी कार्तिक, क्या हुआ? अच्छा कंटिन्यू, ठीक है. सो द प्रोबेबिलिटी, हमारा क्या क्वेश्चन था, दैट व्हेन इट इज रेनी एंड इट इज हॉट एंड हाई एंड द ह्यूमिडिटी इज, और क्या था लास्ट फॉल्स में, विंडी. व्हेन इट्स विंडी, विंडी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी क्या था? 2/9. सो 2/9 multiplied by hot की क्या probability थी? When it was hot, what is the probability? When we played golf, again 2/9 into 2/9 multiplied by, then when it was, humidity was high and false, दोनों का एक साथ देख लेते हैं. Humidity was high 3/9 and it was false 6/9. ठीक है, 3/9 and 6/9. So 3/9 into 6/9. ये हो गया इन सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी व्हेन वी हैव प्लेड गोल्फ. ठीक है, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड. Okay, let's resume. So this was the probability into, हमें क्या करना था इसके रिस्पेक्टिव में, that probability of yes, right? All these instances and the person has played golf. तो yes की probability क्या है? Always we have done it here, 9/14 into 9/14 and इसको हमने किससे डिवाइड करना है? We have to divide it by what? We have to divide it by what? हाँ जी, what will be, हम किसे डिवाइड करेंगे इस केस में? जैसे हमने यहाँ किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी व्हेन प्लेइंग गोल्फ, देन मल्टीप्लाई किससे किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग गोल्फ, देन डिवाइड किससे किया? इस अकरेंस जो सनी था, लाइक कितने बार सनी है इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेइंग गोल्फ और नॉट, इससे हमने डिवाइड किया था ना हियर. तो सिमिलरली हम इंडिविजुअल विल डिवाइडेड विद व्हाट? टोटल रेनी की प्रोबेबिलिटी क्या है, हॉट की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई की प्रोबेबिलिटी, फॉल्स की प्रोबेबिलिटी. विल टेक ऑल ऑफ देम इनटू कंसिडरेशन and will divide this complete equation with those values. So it will be 3 plus 7/14 ह्यूमिड का हो जाएगा. सनी के लिए
5 by 14. Actually, let me write it down. फाइव बाई 14 एंड उसके बाद क्या था, हॉट, हाई एंड फॉल्स. हॉट का क्या था, 4 by 14, हाई का है 5 by 14 एंड 8 by 14. 4 by 14, 5 by 14, 8 by 14, right? I think I'm doing something wrong here. Try doing it in Excel. What value are you getting? If you put this into Excel, what value do you get? एक बार इसको Excel में put करके देखना and see what values do you get. Something is going on wrong here. I don't know. See, what I'll do is, Abhi, what I'll do, I'll come up with a solved example. I'll solve this example. I don't know. I'm doing wrong here. I've not seen the result, but I think I'm doing something wrong. Yeah, this won't be the answer. Let me just in next class I'll solve this one and I'll come up to you. Okay, and then we'll proceed with this knife base. Okay. So आज के लिए I'm just winding up the session here. I don't know, something is going on. Or what I can do, I'll solve this question. I'll discuss it later. Again, let me just complete this PPT एक बार. So naive Bayes की, there is one assumption here that all values, like जितने भी features होंगे, it consider them as independent. ये इसकी जैसे linear regression की हमारी assumptions थी, ऐसे naive Bayes की assumption है कि according to this algorithm, all independent features, no, also all features are independent of each other. कोई भी feature किसी से linked नहीं है, they are all independent. Although this assumption is not met, but this is a very, like, at times it is, अगर हम सब, we clean the data, we remove unwanted columns, but this is the basic assumption. We do not do anything for this assumption. हम कभी ऐसा, जैसे linear regression हमने we have done some processes की assumptions are met, but naive Bayes के case में we do not do anything कि this assumption is met. So we just take the data, do the data cleaning part, and just put this algorithm onto that data and get results. ठीक है?
So that same example ये already हम यहाँ कर चुके हैं. This is that same example here, sunny and yes. That is only calculated here. When it was sunny, I've already explained it. So having high probability, that comes out to be a target class. Okay. So any confusion so far? Apart from this, I'll come with the solution for this one. I don't know. My mind is. अभी तक कोई confusion है, कोई doubt है? Okay, Karishma. ठीक है. So see you all next week. We'll complete naive Bayes and we'll start with logistic regression. ठीक है. Logistic regression and naive Bayes में yeah, naive Bayes. We'll finish naive Bayes and we'll start with logistic regression. ठीक है. So see you next week, each one of you. Till then, have a good time.